मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। जब सफलता शोर मचाएगी तो उसका मज़ा कुछ अलग ही होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनेश वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अब तक हमने यूट्यूब पर 14 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और प्रतिशत की हर टाइप को कवर करने की कोशिश किया गया था और कोशिश करने में 14 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। 13 टाइप में हमने इसको बदला था, अपन ने क्लासिफिकेशन किया था प्रतिशत को। और 14वीं टाइप जो हमारी चल रही है मिसलेनियस है, उसका एक पार्ट पिछले वीडियो में आ चुका है। अब जो बच गए हैं सवाल, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इसमें 204 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा और अब तक हमने 192 यानी कि 192 क्वेश्चन से 14 वीडियो के माध्यम से हमने कर लिया है। तो चलिए बिना विलंब किए, बिना ज़्यादा बातें किए हुए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज की क्लास। और आज की क्लास हम शुरुआत करेंगे सवाल नंबर 193 से और वह आपके स्क्रीन पर आ चुका है बगल में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखिए मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए क्या है सवाल। सवाल ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि दिनेश का वेतन 27,440 रुपये से बढ़कर दिनेश का वेतन 27,440 रुपये से बढ़कर एक वर्ष की तिमाही का मतलब क्या होता है दोस्तों? तिमाही का मतलब होता है 3 माह। क्या होता है? 3 माह। एक वर्ष की तिमाही में यानी कि 3 महीने में 58,320 हो जाता है। जो पहले कितना था तो आप कहेंगे 27,440 था और 3 माह बाद कितना हो गया है? 3 माह बाद 58,320 रुपये हो गया है। उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्रमिक रूप से यानी कि लगातार होती है। और वृद्धि कैसे होती है? प्रत्येक माह में होती है। 3 माह की ये बात कर रहा है और वृद्धि होती है प्रत्येक माह में। इसका मतलब वृद्धि कितनी बार हुई होगी? तो आप कहेंगे वृद्धि 3 बार हो गई होगी प्रत्येक माह में। और एक वर्ष की तिमाही की जब बात करता है तो जब प्रत्येक माह वृद्धि होती है तो 3 माह वृद्धि कितनी बार होगी? 3 बार होगी। तो x% वृद्धि की दर बताई गई है, वो कितनी है? x% है। तो सवाल में हमसे पूछ क्या रहा? x का मान ज्ञात करो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज की झलक दिखाई दे रही होगी। एक तरीके से वो क्या दे रखा है यहाँ पर? ये क्या है? 27,440 क्या चीज है? ये प्रिंसिपल है। 58,320 क्या है? ये अमाउंट है। और आपसे क्या पूछ रहा है? दर पूछ रहा है, वृद्धि दर पूछ रहा है। लेकिन जब हम वहां पर दर निकालते हैं, चूंकि दर कैसी होती है? वार्षिक में होती है। और यहाँ पर बात कैसे कर रहा है? वो तिमाही की बात कर रहा है। गणना कैसे करता है? वो 3 माह की बात कर रहा है। तो वहां पर जब दर निकालेंगे तो हमको वहां पर दर वार्षिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर जो बातचीत चल रही है, यहां पर किसकी बात कर रहा है? वृद्धि दर की बात कर रहा है, न कि ब्याज की दर की बात कर रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस सवाल को। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की आप कोशिश करना। देखो ये उसका पहले का वेतन है जो मैं यहां लिख देता हूं और यहां पर हम क्या लिखेंगे? अब का वेतन, वर्तमान वेतन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे विद्वानों, यहाँ पर देखो पहले जो दिनेश का जो वेतन था वह कितना था? 27,440 था। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कितना? 27,440 यानी कि 27,440, जो 3 माह में बढ़कर लगातार 1 महीने में एक बार बढ़ता है और लगातार 3 महीनों तक बढ़ता है। तो 3 माह में बढ़कर यह कितना हो गया है? तो आप कहेंगे 58,320 हो गया है। कितना हो गया है? 58,320 हो गया है। जब कभी भी आपको परसेंटेज की बात करें, रेशो की बात करें, तो आप जो सवाल में एक्चुअल वैल्यू होती है उसको आप रेशो में कन्वर्ट भी कर सकते हो, जिससे गणना क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? इसको काट लेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये किससे कट रहा है? 8 से कट रहा है क्या? जी हाँ, ये किससे कट रहा है? 8 से। 8 से भाजकता का जो नियम है वो क्या कहता है कि यदि इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों से मिलकर बनी संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उस बड़ी संख्या में, उस पूरी संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा है 744 में किसका भाग जा रहा है? 8 का भाग जा रहा है।
832 में किसका भाग जा रहा है? 8 का भाग जा रहा है। अगर 744 में 8 का भाग जा रहा है, 2744 में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि 832 में 8 का भाग जा रहा है तो 5832 में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। किसके हिसाब से? 8 से भाजकता के नियम के हिसाब से। तो ये हो गया 8 या 24, बच गया 4, बच गया यहाँ पर 24 से 3 बच गया, और 3 के बाद में 34 बन गया, 8 चौके 32 हो गया, कितना बच गया 2, और 8 से कितना हो गया 24 हो गया। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या कर दिया हमने? इसको 8 से काट दिया है। उसके बाद देखो 8 से काटो, 8 7 56, 2 बच गया 23 हो गया। उसके बाद में चूंकि हम 8 से काट रहे हैं, 8 या 24 होता है, तो कितनी बार जाएगा ये? 8 दूनी 16 बार 16, कितना बच जाएगा वहां पर? 7 बच जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 16 7 कितना हो गया? 23 हो गया। तो यहाँ पर कितना बच गया? यहाँ पर बच गया है आपका 7, 7 से कितना बनेगा? 72, तो 8 नाम कितना हो गया है? 72 हो गया है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर तो कितना है? 343 है, और यहाँ पर कितना है? 729 है। हमने यहाँ पर क्या क्या डेटा को छोटा कर लिया, और हम क्या कह रहे हैं कि 343 रुपए, 343 रुपीज जो हैं, ये 3 माह में, जब प्रत्येक माह में वृद्धि होती है तो 3 माह में जाकर कितने बन जाते हैं? 729 रुपए बन जाते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है? वृद्धि दर पूछ रहा है। अब आपको यहाँ पर दर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और दर का जो फॉर्मूला है वो क्या है? तो आप कहेंगे टाइम रूट, ये टाइम रूट हो गया, यहाँ आएगा अमाउंट, यहाँ आएगा प्रिंसिपल, यहाँ पर आएगा 1, और यह मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 100 से। किससे हो जाएगा? 100 से हो जाएगा। इससे हमें कम चल जाएगा, वृद्धि दर मालूम चल जाएगा। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गया है अमाउंट। अब देखो प्रिंसिपल यानी कि जो उसका पहले का जो वेतन था वह कितना था? 343, यानी कि 343 रुपए था। अब कितना हो गया है? 729 हो गया है। ठीक है, समय कितना है? तो समय यहाँ पर 3 माह है। कितना है? 3 माह, तो कितना आ गया? यहाँ पर 3 आ गया। माइनस कितना कर दोगे? 1, और गुणा किससे कर दोगे? आप यहाँ पर 100 से कर दोगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? इसका घनमूल निकालेंगे। क्या करेंगे हम? 729 और 343 का क्या निकालेंगे? घनमूल निकालेंगे। घनमूल निकाला जिन विद्यार्थियों को नहीं आता है तो अपने चैनल पर ही घनमूल का और वर्गमूल का मैंने वीडियो बना रखा है। ज़्यादा देर का भी नहीं है, 20-25 मिनट का वीडियो है मात्र वो। अगर आप उसे देख लेते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी आशा है कि आपको वर्गमूल घनमूल निकालना आ जाएगा। तो अगर आपको नहीं आता है, अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है, तो आप वर्गमूल और घनमूल का वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको वर्गमूल और घनमूल निकालना बहुत आसान तरीके से बताया गया है। आप आराम से सीख जाएंगे, आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, फिलहाल तो ये छोटे छोटे ही घनमूल हैं। 729 जानते हैं आप किसका है? 9 का है। 343 जानते हो आप कितने का है? 7 का है। तो ये कितना आ जाएगा? 9/7 आ जाएगा। माइनस कर दोगे 1, और यहाँ गुणा किससे कर दोगे आप? 100 से। आप देखो 7 के हम कितना हो गया? 7, 9 में से कितना गया? 7, कितना बच गया है? 2। तो ये आ गया 2/7 इंटू 100। वैसे भी आप जानते हो 2/7 इज इक्वल टू 28 कंप्लीट 4/7%। कितना होता है? 28 सही 4/7 प्रतिशत होता है, क्योंकि हम जानते हैं 1/7 क्या होता है? 14 कंप्लीट 2/7% होता है। 14 सही 2/7% होता है 1/7। तो उसका क्या है? 2 टाइम्स है, तो कितना आ जाएगा? 28 कंप्लीट 4/7। और वैसे भी जब आप 200 में किसका भाग देंगे? 7 का, तो आप देख लो 7 दूनी कितना हो गया? 14, कितना बच गया है? 6, 7 8 कितना हो गया? 56, कितना बच गया है? 4। तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा वह क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। और क्या होगा? 28 सही 4/7% होगा। बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान तरीके से मैंने यहाँ समझाने की कोशिश करी है, और मुझे उम्मीद है कि आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो एक सवाल और रखा गया है आपके लिए, आप चिंता ना करें, आगे देखें, नेक्स्ट सवाल आपको समझ में आ जाएगा। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सवाल सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस करवाने के लिए लिया गया है। सेम टू सेम सवाल है। देखो हम करते हैं सवाल को। सवाल में क्या कहा गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सवाल में कहा गया है कि एक फैक्ट्री में उत्पादन प्रति वर्ष निश्चित दर से बढ़ता है, जिससे उत्पादन 2 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। यानी कि 2 वर्ष में कितना हो गया है? 2 गुना हो गया है। अगर मान लीजिए अभी वर्तमान में 100 है, तो 2 वर्ष के बाद में कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अगर वर्तमान में 500 है, तो 2 वर्ष के बाद में कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। यानी कि 2 वर्ष में कितना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है।
तो वृद्धि दर ज्ञात करो। यहां पर भी आपसे क्या पूछ रहा है, वृद्धि दर पूछ रहा है। तो चलिए हम करते हैं इस सवाल को, बहुत ही आसान सवाल। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ टाइम रूट रहेगा, यहाँ अमाउंट और यहाँ प्रिंसिपल रहेगा, यहाँ -1 होगा और यहाँ गुणा किससे कर देंगे आप 100 से, तो हमें क्या मालूम चल जाएगा, वृद्धि दर मालूम है चल जाएगा। जैसा कि सवाल में कहा 2 गुना यानी कि 1 था तो कितना हो गया है, 2 हो गया है। 1 क्या है, यहाँ P का मान है और 2 क्या है, यहाँ पर A का मान है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे, और टाइम कितना है आपकी बार, टाइम है 2 वर्ष, तो यहाँ पर टाइम की जगह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। A का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। A का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और P का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। माइनस कितना करोगे, 1, और गुणा का आप किससे कर दोगे, यहाँ पर 100 से कर दोगे। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो अगर देखा जाए तो √2 की वैल्यू कितनी रहेगी, √2 ही रहेगी। अपन कितना कर दोगे, 1 कर दोगे। माइनस कितना कर दोगे, 1, और गुणा आप किससे कर दोगे, 100 से कर दोगे। क्लियर है, क्योंकि 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 होगा। जब सोल्व करेंगे तो 1 गुणा 1 करने पे कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, √2 - 1 क्या हो जाएगा, √2 - 1, और गुणा आप किससे कर दोगे, 100 से, क्योंकि बटा 1 लगाओ चाहे मत लगाओ, जो फाइनल वैल्यू आएगी वह क्या आ जाएगी, तो आप कहोगे कि √2 - 1, और कोष्टक में गुणा किससे कर दोगे आप, 100 से। और यही हमारे सवाल का क्या होगा, सही जवाब होगा। और ये मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे कि ये हमें ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार हमारे सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। मुझे उम्मीद है कि अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा और हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम आगे। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक और अच्छा सवाल आपके लिए पेश कर दिया गया है, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके और मुझे मनोबल, कॉन्फिडेंस मिल जाए। ठीक है, पढ़ता हूं मैं सवाल। एक व्यक्ति के वेतन में 26 कंप्लीट 2/3%, यानी कि 26 सही 2/3% की क्या होती है, वृद्धि हुई। लेकिन अगले वर्ष व्यक्ति के वेतन में 1300 रुपए की कमी कर दी गई। देखो यहां बात किस में कर रहा है, परसेंटेज में कर रहा है, और यहां बात किस में कर रहा है, वैल्यू में कर रहा है। ठीक है, तथा इसके बाद 12.5% की वृद्धि की गई, यानी कि 3 वर्ष का हिसाब किताब है, जिसमें पहले वर्ष में क्या हुआ है, 26 सही 2/3% की वृद्धि हुई है। 26 सही 2/3% की जो वृद्धि है, जो फ्रैक्शन, ये परसेंटेज है, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ये जो बड़ी बड़ी चीजें हैं इनको हम छोटा कर लेंगे। ये छोटा कैसे होगा, जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये बड़ी संख्या क्या बन जाएगी, छोटी बन जाएंगी, और हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो व्यक्ति का प्रारंभिक वेतन ज्ञात करो यदि वर्तमान वेतन कितना है, 30,600। मैं इसको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से, बहुत ही अच्छे आसान तरीके से आपको बताना चाहूंगा। हालांकि सवाल बहुत लेवल का है, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से हम करेंगे, आप चिंता ना करें, बस आप लोग मेरे साथ लगातार बने रहें। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या ये बोलना चाह रहा है, 26 सही 2/3%, 26 या 78 और 2 80, 80/300, 80/300 मतलब 8/30, 8/30 का मतलब 4/15, अर्थात 4/15, यानी कि 15 था तो कितना हो गया होगा, 19 हो गया होगा। अगर मैं पहले वर्ष की बात करूं, अगर कितना था स्टार्टिंग में 15, तो वर्ष के अंत में कितना हो गया होगा, 19 हो गया होगा। उसके बाद अगले वर्ष वेतन में 1300 रुपए की कमी हुई। कितनी कमी हुई है, 1300 की। तो अब मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक दीवार बनानी पड़ेगी, एक सेपरेट करने के लिए, क्योंकि ये क्या चीज है, रेशियो है, और यहां पर किसकी बात कर रहा है, रियल वैल्यू की बात कर रहा है। तो मुझे एक दीवार खींचनी पड़ेगी ताकि रेशियो जो है वह रियल वैल्यू में यहां पर वैल्यू में गणना ना हो जाए। तो इसलिए मैंने दीवार खींच दी एक। अब लिखता हूं मैं यहां पर कितना कमी कर रहा है दूसरे वर्ष में, 1300 रुपए की कमी कर रहा है। कितने कमी कर रहा है दूसरे वर्ष में, 1300 रुपए की कमी कर रहा है। अब बात करते हैं तीसरे वर्ष की। तीसरे वर्ष में कितना बोला, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू दुनिया जानती है, दुनिया में हम भी आते हैं भाई, कितनी है, 1/8। तो अगर तीसरे वर्ष की शुरुआत में कह दो या दूसरे वर्ष के अंत में कह दो, एक ही बात है। जो दूसरे वर्ष के अंत में जो वैल्यू होगी वही तीसरे वर्ष के शुरुआत में वैल्यू होगी। तो अगर तीसरे वर्ष की शुरुआत में 8 था तो तीसरे वर्ष के अंत में कितना हो गया है, 9 हो गया है। क्या मेरी बात, आपको ये बात समझ में आई? दोबारा एक बार आप देख लीजिए। अनुपात देखो, फर्स्ट ईयर में कितना था, 15 स्टार्टिंग में था, 19 एंड में हो गया।
सेकेंड ईयर में क्या हुआ, 1300 की कमी हुई। कितना कमी हुआ, 1300 रुपए की कमी हुई। और थर्ड ईयर में कितना हुआ, 12.5% की वृद्धि हुई, जिसका मतलब हुआ 1/8, यानी कि 8 था तो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए तो देखो क्या कहना ये चाह रहा है। सवाल में ये बोला गया है, सवाल में यह बोला गया है, क्या बोला गया है कि जो अभी है, अभी जो वेतन है वो कितना है, 30,600। अभी का मतलब तीसरे वर्ष के अंत में, और यह अनुपात में कितना है, 9 है। अनुपात में कितना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 9 है। 30,600, जो 30,600 रुपए है यह किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 9 के बराबर है। अगर 30,600 रुपए 9 के बराबर है तो 1 बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे 9 तिया कितना हो गया है, 27 हो गया है। 9 का भाग लगा देते हैं अपन, कितना बच गया यहाँ पर, 3 बच गया है। 9 चौक 36 हो गया है। तो 1 बराबर कितना आ गया है, 3400 आ गया है। 1 बराबर कितना आ गया है, 3400 आ गया है। और अगर 1 बराबर 3400 आ गया है तो 8 बराबर कितना आ गया है, 2 जीरो लगा दिया, 8 चौक 32 हो गया, 3 बच गया, 8 तिया 24 और 3 कितना हो गया, 27 हो गया। यानी कि यहां पर कितना था, तो आप कहेंगे यहां पर था 27,200। यहां पर कितना था, 27,200। अगर मैं आपको यहां से यहां पर लेकर चलूं, अगर मैं तीसरे वर्ष की शुरुआत को मैं आपको कंपेयर करवाऊं कहां से, पहले वर्ष के अंत में यहां पर कंपेयर करवाना चाहूं, तो आप बताओ यहां पर अंतर कितने का होना चाहिए, 1300 का होना चाहिए। कितना होना चाहिए यहां पर अंतर, 1300 का। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पहले वर्ष के अंत में बात करूं, तो पहले वर्ष के अंत में जो वेतन था वह कितना अधिक था, 1300 रुपए अधिक था, क्योंकि दूसरे वर्ष में कम कितना हो गया, 1300 रुपए कम हो गया था। तो अगर हम यहां बात करें तो इसमें क्या कर देंगे, 1300 ऐड कर देंगे। कितना जोड़ देंगे, 1300 रुपए ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 0 5 8 और 2, 28,500। अब आप मुझे बताइए 28,500 रुपए जो वेतन है ये कब का है, तो आप कहेंगे पहले वर्ष के अंत का है। कितने का है, पहले वर्ष का अंत का है। क्यों, क्योंकि तीसरे वर्ष की शुरुआत में कितना था, 27,200 था, और दूसरे वर्ष में कम कितना हुआ था, 1300 रुपए कम हुआ था। अगर दूसरे वर्ष में 1300 रुपए कम है तो इसका मतलब अगर हम पहले वर्ष के अंत में जाएंगे तो तीसरे वर्ष के शुरुआत वाले वेतन में कितना ऐड कर देंगे, 1300 रुपए ऐड कर देंगे, और वह कितना आ गया है, 28,500 आ गया है। 28,500 रेशियो के हिसाब से किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 19 के बराबर है। किसके बराबर विद्वानों, 19 के बराबर है। और अगर ये 19 के बराबर है तो आप मुझे बताइए 1 बराबर कितना आएगा, तो ये आ गया 19 एकम 19, 9 बच गया क्या, जी हाँ, 19 5 95, तो कितना आ गया, 1 बराबर 1500 आ गया है। और जब 1 बराबर 1500 आ गया है और हमें प्रारंभिक वेतन चाहिए तो हमें कितने के बराबर चाहिए, 1500 के बराबर चाहिए। और 15 यानी कि 15 के बराबर चाहिए, तो 15 के बराबर हम गुणा किससे कर देंगे, 1500 से कर देंगे। और इस प्रकार हमारे सवाल का जो सही जवाब होगा वो कितना हो जाएगा, 22,500 होगा। और ये हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये हमें ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सवाल भी समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है, लेकिन इस टाइप का ये पहला ही सवाल है। हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें यदि यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाई हैं तो नेक्स्ट सवाल में आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, दोबारा पूछने की बिल्कुल भी डिमांड ना करें, क्योंकि अभी इस टाइप का और भी सवाल बाकी हैं। तो यदि कुछ क्लियरिटी नहीं आई होगी तो नेक्स्ट सवाल से क्लियरिटी आ जाएगी। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, आपको समझाकर ही मैं यहाँ रुकूंगा, बिना समझाए नहीं रुकूंगा, चिंता ना करें। बढ़िए आगे देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या दिया गया है, दिया गया है सवाल में कि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष और दूसरे वर्ष में क्रम से 28 सही 4/7% और 36,000 बढ़ जाती है। यहाँ परसेंट में बात कर रहा है और यहाँ वैल्यू की बात कर रहा है। जब भी ऐसी बात करें आप दीवार खींच दो, जिस प्रकार से भारत और चीन के बीच में क्या खींची हुई, चीन की दीवार खींची हुई है, उसी तरीके से आप यहाँ दीवार खींच दो, सेपरेट कर दो, ताकि दिक्कतें ना आए और फिर आराम से आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, इतना मुझे विश्वास है। तो कितना बढ़ गया है, 36,000 बढ़ जाता है। लेकिन तीसरे वर्ष में वापस किसकी बात कर रहा है, परसेंटेज की बात कर रहा है, 12.5% घट जाता है। और अब शहर की जनसंख्या प्रारंभिक की जनसंख्या का 3 गुना हो जाती है प्रथम
वर्ष के दौरान जनसंख्या में कुल वृद्धि ज्ञात करो। यानी कि एक्चुअल जो वृद्धि है वह कितने की हुई है, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा है, ये पूछा कि वृद्धि कितने की हुई, वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करते हैं हम सवाल को सोल्व बहुत आसान तरीके से। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो बड़ी बड़ी परसेंटेज है इसको फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि 28 सही 4/7 का मतलब आप जानते हैं भली भांति कितना होता है, 2/7 होता है, ये आप जानते होंगे। 12.5% की मैंने कहा था दुनिया जानती है, दुनिया में हम आते हैं तो हम भी जानते हैं कितना होता है, 1/8 होता है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो कोई टेंशन की बात होनी भी नहीं चाहिए। तो देखो ये पहले वर्ष की बात है, यह दूसरे वर्ष की बात है और यह तीसरे वर्ष की बात है। और जैसा कि सवाल में कहा गया है कि पहले कितना था, 2/7 बढ़ गया है, तो 7 से बढ़कर कितना हो गया होगा, 9 हो गया होगा। क्लियर है। उसके बाद चूंकि यह वैल्यू की बात कर रहा है तो मुझे यहाँ दीवार खींचनी पड़ेगी। मैंने ये दीवार खींच दी है इनको सेपरेट करने के लिए। आगे कितना बड़ा है, 36,000 बड़ा है। कितना बड़ा है, 36,000 बड़ा है। ठीक है। और 30 वर्ष में घट गया तो 8 से कितना रह गया, 7 रह गया। 8 से कितना रह गया, 7 रह गया। तो ठीक है, अनुपात में रख दो इनको। अब ये भी कहा गया कि प्रथम वर्ष के दौरान, अच्छा उससे पहले क्या कहा, प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना हो चुकी है। अब शहर की जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना हो चुकी है। अगर यहां पर कितना है, 7, तो और यहां पर भी कितना बताया, अनुपात में 7 बताया गया। जब सवाल क्या बोल रहा है, 3 गुना बोल रहा है। क्या बोल रहा है, 3 गुना बोल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी। ठीक है विद्यार्थियों, हमने क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और जब गुना किया तो ये कितना आया, 24 आया और यह कितना आया, 21 आया। ठीक है। अब सवाल में ये भी दे रखा था, क्या दे रखा था कि यहां पर कितना है, 24 है। यहां पर कितना है, 24 है। और देखो यहां पहले वर्ष के अंत में कितना है, 9। और अगर देखा जाए तो पहले वर्ष के अंत में और तीसरे वर्ष की शुरुआत के बीच में जो डिफरेंस है वह कितना आना चाहिए, 36,000 का आना चाहिए। क्योंकि दूसरे वर्ष में जो वृद्धि हुई तो कितने की हुई थी, 36,000 की हुई थी। तो पहले वर्ष के अंत में और तीसरे वर्ष के शुरुआत में जो जनसंख्या है उसके बीच में जो अंतर होना चाहिए वह कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे 36,000 होना चाहिए। अगर रेशो की बात करें, क्योंकि हमने इसको मर्ज कर दिया रेशो को, तो अब हम तुलना कर सकते हैं डायरेक्ट यहां पर। तो अगर यहां पर 9 और यहां पर कितना है, 24, तो 24 - 9 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 36,000 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 36,000 होना चाहिए। तो 24 में से 9 गया, 15 बच गया। 15 बराबर कितना आ गया, 36,000 हो गया। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो गया और 15 चौके 60 हो गया। तो 1 बराबर कितना आ गया है, 2400 आ गया है। 1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 2400 हो गई है। और अगर 1 की वैल्यू 2400 है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 7 से बढ़कर जब 9 हुआ था तो वृद्धि कितनी की हुई थी, 2 की। और अगर 1 की वैल्यू 2400 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 4800 होगी। पहले वर्ष शहर की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई थी वह कितने की हुई थी, 4800 की हुई थी, 4800 की हुई थी। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब मुझे उम्मीद है कि यह जो कॉन्सेप्ट है आपके जहन में थोड़ा थोड़ा बैठ गया होगा, समझ में आपको आ रहा होगा। तो इस सवाल का सही जवाब दे देते हैं अपन। ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। बढ़िए आगे चलते हैं। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो सवाल नंबर है 197। क्या लिखा हुआ है, तो सवाल में लिखा हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोरोना के कारण सरकार के आदेश अनुसार कि कुछ कर्मचारी घर पर ही रहें। जैसा कि आप सबको विदित है, जानकारी है आपको कि अभी क्या चल रहा है, कोरोना वायरस जो कोविड-19 है, इसका इफेक्ट आपके सामने ही है। दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक कंट्रोल नहीं हो पाया है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग सावधानी बरत रहे होंगे, तो आप सावधानी बरतिए। सावधानी ही इसका इलाज है और कोई इलाज अभी तक संभव नहीं हो पाया है। तो आप भी सावधानी बरतिए और अपने सभी चाहने वालों को इसका अवगत आपने करवा दिया होगा। बार बार ये चीज़ें बोलने की नहीं है कि आप सैनिटाइज करिए या मास्क लगाइए। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इनका इस्तेमाल कर रहे होंगे। चलिए सवाल पे आते हैं अपन। तो जिसके कारण एक संगठन में कल 10% पुरुष व 20% महिला कर्मचारी अनुपस्थित थे। कितने, 10% पुरुष और 20% महिला कर्मचारी क्या हैं, एब्सेंट है, अनुपस्थित हैं। लेकिन आज की बात करें तो 12% महिला कर्मचारी और 34% पुरुष कर्मचारी अनुपस्थित हैं। यदि आज महिला और पुरुष कर्मचारी बराबर, यानी कि आज जो है उनमें प्रेजेंट जो महिला है और प्रेजेंट जो मेल है, पुरुष हैं, उनकी संख्या क्या है, बराबर है। यदि संगठन में कल उपस्थित
कुल कर्मचारी 750 हो तो संगठन में कुल कर्मचारी कितने थे, ये सवाल में आपसे पूछना चाह रहा है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करते हैं इस सवाल को भी हम हल करते हैं। देखो आप समझने की कोशिश करो। सवाल में क्या कह रहा है कि आज जो महिला कर्मचारी हैं और पुरुष कर्मचारी उन दोनों की संख्या क्या है, बराबर है। तो मैं बोल रहा हूं कि जो मेल हैं वह कितने परसेंट आए हैं और फीमेल कितने परसेंट आए हैं और दोनों क्या है, ये बराबर है। उससे हमको क्या मिल जाएगा, उससे हमको रेशियो मिल जाएगा कि पुरुष और महिलाओं का रेशियो क्या है, अनुपात क्या है, और वह हमारे लिए बहुत जरूरी है इस सवाल को सोल्व करने के लिए। तो यहां पर कहा गया कि 12% महिला कर्मचारी, 12% महिला कर्मचारी क्या है, एब्सेंट है। अगर 12% एब्सेंट है तो परसेंट कितने हैं, आप कहोगे 88%। किनका, महिलाओं का। किनका, महिलाओं का 88%। ये आगे चला गया है, देखो एक बार पीछे कर देता हूं मैं इसको। महिलाओं का 88%, महिलाओं का 88% और 34% पुरुष कर्मचारी। तो पुरुष कर्मचारी कितने होंगे, 34। अगर पुरुष कर्मचारी क्या है यहाँ पर एब्सेंट है तो परसेंट कितने हैं, तो आप कहेंगे 66%। कितने हैं, 66%। परसेंट यहां भी आप लगा दो, हटा दो, हटा दो। ये कितनी बार गया, 11 6 66 हो गया, 11 8 88 हो गया। ये कितनी बार गया, 3 बार। ये कितनी बार गया, 4 बार। तो आप कहेंगे तो यहां पर m कितना आ गया है, 4, और f कितना आ गया है, 3। ये रहा f की वैल्यू और ये रहा m की वैल्यू। क्लियर है। तो यह m कितना आ गया है, 4, और f कितना आ गया, 3। यानी महिला और पुरुषों के बीच में जो रेशियो आया है वह कितना आया है, 3:4 आया है। कितना आया, 3:4। फिर अब सवाल में शुरू करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है सवाल में, लिखा हुआ है, अच्छा दे क्या रखा है, सवाल में दे रखा है कि यदि संगठन में कल उपस्थित कुल कर्मचारी 750 हो, यानी कि हमें फोकस किस पे करना है, कल उपस्थित कर्मचारियों पर फोकस करना है। और कब की बात कर रहा है, ये कल की बात कर रहा है। और कल एब्सेंट कितने थे, 10% तो पुरुष थे और 20% महिलाएं क्या थी, एब्सेंट थी। लेकिन हमें मतलब एब्सेंट से नहीं, हमें मतलब किससे है, प्रेजेंट से है। और चूंकि यहां पर किसकी बात कर रहा है, 10% और 20% की बात कर रहा है, तो आप चाहें तो यहां पर 0 भी लगा सकते हो। आप चाहें तो यहाँ 2 0 लगा दो, आप चाहो तो यहाँ 1 0 से भी काम आपका चल रहा था, क्योंकि 1 0 किस में है, परसेंटेज में। कोई दिक्कत की बात नहीं थी। 40 और 30 मान लो, 400 300 मान लो, जो आपकी मर्जी हो मानो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मानना आपको है, आप यहाँ 4 और 3 मानेंगे, आंसर उससे भी आएगा। बस फर्क क्या पड़ जाएगा, जो कैलकुलेशन है वो पॉइंटों में चला जाएगा, डेसिमल में चल जाएगा। उसे थोड़ी सी समय अधिक लग सकता है, थोड़ी सी गलती होने के चांस वहां पर बढ़ सकते हैं। इसलिए हमने यहां पर मेल कितना मान लिया है, 400, और फीमेल कितना मान लिया है, 300। चलो अब हम बात किसी करेंगे यहाँ पर उपस्थित की। किसकी बात करेंगे, उपस्थित की। तो मेल का कितना परसेंट, 90%, और फीमेल कितना परसेंट, 80%। तो यह तो कितना हो गया, 90%। कितना हो गया, 9 चौक 36, 360 हो गया, और 8 या 24, 240 हो गया। इस प्रकार कुल जो उपस्थित हैं, कुल जो उपस्थित कर्मचारी हैं वह कितने हैं, 600 हैं। कितने में से हैं, 700 में से हैं। जब हम कुल कर्मचारी 700 मानते हैं तो 700 में से 600 कर्मचारी क्या हैं, प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं। जबकि सवाल में यह जो बता रखा है, कितना बता रखा है, 750। इसका साफ साफ मतलब हुआ कि 750 जो है किसके बराबर है, 600 के बराबर है। हमें किसके बराबर चाहिए, 700 के बराबर हमें चाहिए। 2 0 से गया 2 0, 6 से काटो 6, 1 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। और आप सब जानते होंगे 125 गुणा 7 करने पे कितना आता है, 100, यानी कि 875 आता है। कितना आता है, 875। हम जानते हैं 125 गुणा 8 करने पे कितना आता है, 1000। ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि यदि मैं 125 को 8 से गुणा करता हूं तो मेरे पास में कितना आता है, 8000 आता है। ये चीजें 1000 आता है, 125 8 करने पे कितना आता है, 1000 आता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये कैलकुलेशन में आपको हेल्प करती हैं। तो कुछ चीजें आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वह कितना होगा, 875 होगा। और यह हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक और अच्छा सवाल आपके लिए पेश किया जा रहा है, एक और अच्छा सवाल आपके लिए शामिल किया गया है। कुछ भी टाइप नहीं बचना चाहिए, कुछ भी वैरायटी नहीं बचनी चाहिए। बस यही मकसद लेकर मैं इसको स्टार्ट किया था। प्रतिशत को जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरा एक ही मकसद था
कि मैं विद्यार्थियों को हर वैरायटी का सवाल उपलब्ध करवाने की कोशिश करूं, और उस कोशिश में अब मुझे संतुष्टि है कि मैं कामयाब हो गया हूं। मैंने यहां पर जितने भी चीज़ें देखी हैं उन सब में इन सब से बाहर नहीं हैं, यानी कि हम बहुत अच्छे लेवल पे जाकर परसेंटेज कंप्लीट आज हम कर देंगे। तो पढ़ते हैं सवाल में क्या लिखा हुआ है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक विद्यार्थी 5 विषयों में 10:9:8:7:6 के अनुपात में 60% अंक प्राप्त करता है, यानी कि एवरेज जो अंक है, यानी कि एवरेज जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 60% है। यदि उत्तीर्ण अंक 60% हो तथा प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक क्या है, समान है। प्रत्येक विषय के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो क्या है, समान है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि सारे के सारे मार्क्स क्या हैं, समान है। तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो वह कितने विषय में अनुत्तीर्ण हुआ यदि प्रत्येक विषय में अलग अलग पास होना अनिवार्य है, यानी कि अलग अलग प्रत्येक विषय में 60% तो आपको लाना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप परीक्षा में क्या होंगे, पास होंगे। कर देते हैं सवाल को। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टेंशन ना लो आप। अनुपात कितना है, 10, 9, 8, 7 और 6। ये क्या है, प्राप्तांकों के, इनके क्या है, प्राप्तांकों के क्या है, ये अनुपात है। अच्छा, यहां पर 60% क्या चीज है, एवरेज मार्क्स है। तो हमें भी क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज निकालने के लिए इन सबको जोड़ना पड़ेगा, 9, 8, 7 और 9, 10, 9, 8, 7 और 6, और बटा कितना कर दोगे, बटा कर दोगे 5 सब्जेक्ट, तो बटा कितना कर दोगे, 5 कर दोगे। और ये किसके बराबर होना चाहिए, 60% के बराबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर कितना हो गया, 10 और 9 19, 19 और 8 कितना हो गया, 27, 27 और कितना हो गया, 34 और 6 कितना हो गया, 40, 40 बटा 5 करने पे कितना आता है, 8। तो 8 किसके बराबर है, 60% के बराबर है। 8 किसके बराबर है, 60% के बराबर है। अब मैं यहां पर कुछ भी नहीं करने वाला, क्यों, क्योंकि मुझको यहां पर पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, 60% चाहिए। तो जो 8 या 8 से ज्यादा अनुपात में, अनुपात ही तो है ये 8 और ये परसेंटेज है, 8 यहां पर जो 8 हो किसको रिप्रेजेंट करता है, 60% को करता है। और मुझे प्रत्येक सब्जेक्ट में पास होने के लिए 60% अंक तो लाना अनिवार्य है। तो जो 8 या 8 से ज्यादा है अनुपात में वो तो क्या है, पास है, और जो 8 से कम है वो क्या है, फेल है। तो ये पास है, ये पास है, ये पास है, ये भी पास हो गया, ये पास हो गया, ये पास हो गया। 7 वाला क्या होगा, फेल होगा। 6 वाला भी क्या होगा, फेल होगा। तो सवाल में ये तो पूछा था कि कितने सब्जेक्ट में वह फेल हुआ, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया और 3 में पास हो गया। पास पूछता तो हम बोलते 3 सब्जेक्ट में पास हो गया, फेल पूछ रहा है तो 2 में फेल हो गया। तो बस इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि 2 सब्जेक्ट में वो क्या हो गया है, फेल हो गया है। मैं यहाँ नहीं निकाला कि 1% बराबर कितना है, 7.5 है। अरे क्यों निकालना। उसके बाद 10% बराबर कितना हो गया, 75% हो गया। 9 बराबर कितना हो गया, 9 7 कितना हो गया, 63, और 9 पंजे 45 कितना हो गया, 67.5 हो गया। उसके बाद 8 बराबर तो ये है ही कितना है, 60% है। फिर उसके बाद 7 बराबर, ये सब कुछ करने की जरूरत पड़ का रही है, कोई आवश्यकता नहीं सवाल में। जब मिनिमम मार्क्स हमको 60% चाहिए और 8 = 60% है, तो 8 या 8 से अब जो भी वो तो पास है, और 8 से जो कम है वो क्या है, फेल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सवाल नंबर आ गया है 199, 199 नंबर का सवाल आपके सामने पेश किया जा रहा है। क्या है सवाल, किसी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या में X% की वृद्धि होती है। किसी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या में कितनी वृद्धि हो रही है, X% की, तथा कार्य अवधि में भी X% की वृद्धि होती है। इसके कारण कंपनी का उत्पादन 56.25% बढ़ जाता है। देखो यहां वृद्धि 2 में हो रही है। एक तो किस में हो रही है, कार्य अवधि में। मान लीजिए अगर पहले वह 8 घंटे काम कर रहे थे तो अब 8 प्लस काम करेंगे। अगर पहले मान लीजिए 10 व्यक्ति थे तो अब कितने 10 प्लस होंगे, क्योंकि यहां वृद्धि कर्मचारियों की संख्या में भी हो रही है और कार्य अवधि में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी कि 2 जगह वृद्धि हो रही है। और जैसे ही मैंने कहा 2 जगह वृद्धि हो रही है, तो आपको समझ में आना चाहिए था कि 2 जगह अगर वृद्धि होती है तो उसको एक कैसे कर सकते हैं, रामबाण चला कर क्या कर देते हैं, उसको एक कर देते हैं। और रामबाण क्या है, +-a +-b +-ab बटा 100। ये स्वरगुण संपन्न फॉर्मूला है किसके लिए, 2 प्रभाव को एक करने के लिए। किसके लिए है ये, जब भी आपको 2 प्रभाव दिखाई दें, 2 वृद्धि दिखाई दें, उन 2 वृद्धि को एक वृद्धि करने के लिए रामबाण चला दो, आपको परिणाम मिल जाएगा बिना किसी टेंशन के। तो चलिए क्या कह रहा है, कंपनी में कर्मचारियों की शुरुआत में संख्या कितनी थी यदि कुल 24 नए कर्मचारी कंपनी में शामिल हुए।
कंपनी में कितने शामिल हुए हैं? 24 नए कर्मचारी शामिल हुए हैं। ये आपसे पूछ रहा है कि बताओ पहले कर्मचारी कितने थे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा आप ध्यान रखो, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए 10% की वृद्धि हो रही है, कितनी बार? 2 बार, तो बराबर कितना होता है? 11% होता है। कितना होता है? 11%। अगर यहाँ 15% यहाँ भी हो रहा है, 15% यहाँ भी हो रहा है, तो यहाँ कितना होता है? 32.25%, क्योंकि 15 कितना हो गया? 30, 15 का वर्ग कितना हो गया? 225, जोड़ दीजिए कितना जो 32.25। अगर 20% की 2 बार वृद्धि होती है तो यह भी पता होना चाहिए कितना होता है? ये 44%। कितना होता है? 44%। अगर 25% की वृद्धि 2 बार होती है तो 25 कितना हो गया? 50, और 25 और कितना था? 625, तो ये कितना हो जाएगा? 56.25। अगर 30 की वृद्धि 2 बार होती है तो आप कह देंगे यहाँ पर कितना? 69 कह देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जो बेसिक चीज़ें हैं ये तो आपको पता होनी ही चाहिए। जैसे ही यहाँ पर क्या दिखाई दिया? 56.25। क्या दिखाई दिया? 56.25 दिखाई दिया, तो मैंने कह दिया यहाँ पर जो x का जो मान है वह कितना है? 25% है। कितना है? 25% है। 25% का मतलब क्या है? 1/4 है। 1/4 कर्मचारियों में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और 1/4 का मतलब अगर पहले कितने थे? 4 थे, तो वृद्धि कितने की हो गई? 1 की। जबकि सवाल में कितना बता रखा है? 24 बता रखा है। सवाल में कितना बता रखा है? 24 बता रखा है। कि नए कितने आए? 24 आए हैं। और अगर 1 बराबर 24 है तो पहले कितने थे? 4 थे। 4 बराबर कितना होगा? 96। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? 96 होगा। ऑप्शन बी होगा। बहुत ही आसान सवाल, आसान तरीके से बताया गया है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। अगर आप यहाँ फॉर्मूले से अगर एक्स का मान निकालने बैठ गए तो फिर आप आउट ऑफ मेरिट हो, आपकी वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आप उन विद्यार्थियों से पीछे हो गए जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर बेसिक नहीं लगाया, जिन विद्यार्थियों ने कुछ चीज़ें यहाँ पर याद कर रखी हैं। तो उन सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो कुछ चीज़ अपने साथ पहले से लेकर जाएंगे, तभी जाकर हमारी पार पड़ेगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो चलिए देखते हैं नया सवाल। नेक्स्ट सवाल नंबर 200। मैंने आपसे एक दिन कहा था कि हम एक सिंगल सेंचुरी नहीं, हम डबल सेंचुरी बनाएंगे, और आज मुझे खुशी है कि मैं आपको एक ही टॉपिक से 200 प्लस सवाल मैं करवा रहा हूं, और हम इसमें कामयाब भी हो चुके हैं। जब मैंने इसकी शुरुआत की थी परसेंटेज टॉपिक की, तो मेरा एक ही मकसद था, और मकसद क्लियर था। क्या था? कि मैं हर वैरायटी का सवाल उपलब्ध करवाऊं, हर वैरायटी का सवाल हम यहाँ पर देखें। अगर हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई कमी महसूस हो। तो मेरा एक उद्देश्य था, और मुझे लगता है कि मैं मेरे उद्देश्य में सफल हो गया हूं। यहाँ पर हम हर वैरायटी का सवाल शामिल करके, और वीडियो भी लगभग कंप्लीट हो गए हैं हमारे। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक ये पूरे वीडियो नहीं देखे, पूरे वीडियो देखें। चलो वो तो मन की बात है, मैं आपसे बात करूंगा, बाद में बातें करेंगे वो तो अपन। चलो, तो सवाल नंबर 200 क्या कह रहा है कि 5 प्रश्नों वाले एक परीक्षा में 5% विद्यार्थियों ने उन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और 5% ने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। शेष में से 25% परीक्षार्थियों ने केवल एक प्रश्न का उत्तर दिया और 20% ने 4 प्रश्नों के उत्तर दिए। जो शेष बच गया था उसमें से 25% ने तो एक प्रश्न का उत्तर दिया है और 20% ने 4 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। यदि 396 परीक्षार्थियों ने 2 या 3 प्रश्नों के उत्तर दिए तो परीक्षा में बैठे परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा है, और यह सवाल CDS में पूछा गया सवाल है। अच्छा सवाल है। देखो, थोड़ा सा डेटा चेंज किया गया है, यहाँ पर एक्चुअल सवाल नहीं है, डेटा चेंज है, लेकिन ऐसा ही सवाल CDS में पूछा गया था। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या है कि 5 प्रश्नों वाले एक परीक्षा में, तो मैं क्लास में भी इसको एक सारणी से ही बताता हूं, तो वो सारणी हम यहाँ भी बनानी पड़ेगी, यहाँ भी आवश्यकता होगी हमें बनाने की। तो बनाते हैं वह सारणी जिससे कि ये सवाल करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। चलो बना दिया है, देखो क्या कह रहा है, ये और बना दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 1 0 1 2 3 4 और 5 हो गए क्या? जी हाँ, लिख देते हैं अपन यहाँ पर। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थियों का प्रतिशत, छात्रों का प्रतिशत हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 0 1 2 3 4 और 5 सवाल हल करने वालों की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। चलो
0 सवाल करने वाले कितने हैं 5% और 5 सवाल करने वाले कितने हैं 5%। यहाँ लिख दिया मैंने कितना 5% और यहाँ भी लिख दिया मैंने कितना 5%। मुझे उम्मीद है यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। 5% यहाँ से गया, 5% यहाँ से गया, रिमेनिंग कितना बच गया 90%। 90% का 25%, 90% का 25% का मतलब होता है 1/4। और मैंने कहा कभी भी किसी भी संख्या में 4 का भाग मत लगाओ। जब कभी भी आपको किसी संख्या में 4 का भाग लगाना हो, जब कभी भी किसी संख्या में 4 का भाग लगाना हो तो आप क्या करेंगे, आप आधा करके आधा कर दो, 4 का भाग अपने आप लग जाएगा। मैंने क्या कहा, कभी भी किसी भी संख्या में 4 का भाग लगाना हो तो उस संख्या को आधा करके आधा कर दो, 4 का भाग अपने आप लग जाएगा। मैं ये भी बोल रहा हूं कि कभी भी किसी भी संख्या में 5 का भाग लगाना हो तो आप 5 का भाग मत लगाइए। जिस संख्या में आप 5 का भाग लगा रहे हो उसको 2 गुना करके एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, 5 का भाग लग जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको 30 में किसका भाग देना है, 5 का भाग देना है। मैंने कहा जिस संख्या में 5 का भाग लगाना है उसका डबल करिए। डबल कितना हो गया 60 हो गया। फिर मैंने क्या कहा, डबल करने के बाद जो संख्या प्राप्त हो उसके एक अंक के बाद क्या लगा दो, दशमलव लगा दो। दशमलव लगा दिया, दशमलव के बाद में 0 का मतलब नहीं है तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 6 आ गई है। इसी प्रकार और एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो आप देखिए क्या है एग्जाम्पल। मैंने कहा कि 248 में किसका भाग दो 5 का, किसका भाग दो 5 का, तो ये हो गया 496 हो गया, बटा कितना कर दे, कुछ नहीं करना है, कितना आ जाएगा 49.6 आ जाएगा। क्लियर है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हमने किया क्या है, अंश को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और हर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 2 से मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया, क्योंकि 5 के भाग लगाने के बजाय 10 का भाग लगाना आसान होता है, तो मैंने 5 को कन्वर्ट किससे कर दिया है 10 से कर दिया है। जब कभी भी आपको नीचे 5 दिखाई दे दे, आप जिसमें 5 का भाग लगा रहे हो उसको डबल करो और एक अंक के बाद क्या लगा दो, दशमलव लगा दो, 5 का भाग लग जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलो आते हैं मुद्दे पर, सवाल पे आते हैं। तो 90 का आधा कितना हो गया 45% हो गया। 90% का 25% जब निकाल रहे हैं तो मैंने क्या कहा कि 4 का भाग मत लगाओ, आधे का आधा कर दो। तो 90 का आधा कितना हो गया 45 हो गया, 45 हो गया। 45 का आधा कितना हो गया 22.5 हो गया। तो यहां पर कितना आ जाएगा 22.5% आ जाएगा। एक प्रश्न का उत्तर देने वाले कितने छात्र हैं 22.5% हैं और 4 प्रश्नों के उत्तर देने वाले कितने थे 20% थे। लेकिन 20% 100 का नहीं, किसका, शेष का। शेष कितना है 90 और 90% का 20% कितना होता है 18 होता है, 18 होता है। ये कितना आ गया 18% आ गया। और ये जो बात कर रहा है ये वैल्यू किस में दे रखा है, एक्चुअल वैल्यू दे रखा है कितना 396। कितना दे रखा है 396। अब परसेंट में देखते हैं भाई साहब। परसेंट में मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखो आप यहाँ पर, यहाँ कितना है 22 और यहाँ कितना है 18, कितना हो गया 40, 5 और 5 10 50, 50 पॉइंट कितना हो गया 5, 50.5 का हिसाब किताब आ चुका। तो शेष कितना बच गया, रिमेनिंग कितना बच गया, तो आप कहेंगे 49.5% बच गया। कितना बच गया है 49.5% बच गया है। और 49.5% जो है यह किसके बराबर है 396 के बराबर है। और देखो ये 50% का आप मान लगभग 50% मान लो तो 50% लगभग कितना हो जाएगा यहाँ पर 400 हो जाएगा। लगभग की बात करें तो 100% कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। यानी कि बिना कैलकुलेट किए हमारे सवाल का आंसर तो आ चुका है और आंसर कितना आया है यहाँ पर 800। पूरा करना है, पूरा कर लीजिए। 396 बटा कितना कर दोगे 49.5 इंटू किससे कर दोगे 100 से हटा दो 0, किससे काटें इसको 9 से काट लें क्या, जी हाँ, या 5 से काटें, 5 से काट लो तो 9 पंजे 45 हो गया और कितना बच गया 9 पंजे 45 हो गया। और ये कितनी बार गया 200 बार गया है क्या, जी हाँ। और यह कितनी बार जा रहा है 4 बार जा रहा है, बिल्कुल जी हाँ 4 बार जा रहा है। तो 200 गुणा 4 करने पे कितना आएगा 800 आएगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 201 आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है सवाल नंबर 201, तो सवाल नंबर 201 में लिखा है कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या का 83 सही 1/3% लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं। 83 सही 1/3% का फ्रैक्शन हम बना लेंगे तो ये जो बड़े सी अपन को संख्या दिखाई दे रही है छोटी हो जाएगी, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। यदि लड़कों की संख्या का 60% लड़के और लड़कियों की संख्या का 80% लड़कियां उपस्थित हों तो कक्षा में कुल
छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत अनुपस्थित है। हमसे सवाल में यहां पर किसकी बात कर रहा है, अनुपस्थित की बात कर रहा है। तो हम भी फोकस किस पे करेंगे, अनुपस्थित पे करेंगे, एब्सेंट स्टूडेंट्स पे करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं सवाल को सोल्व। देखो सबसे पहली गणना हमें करनी है इसकी कि 83 कंप्लीट 1/3% का जो फ्रैक्शन है वो कितना होगा। तो 83 को जब 3 से गुणा करते हैं तो यह आता है 249 और एक कितना होगा 250/300। 25/30 का मतलब हो गया 5/6। यहां पर होगा बॉयज और यहां पर होगा गर्ल्स। अगर यहां पर गर्ल्स कितनी हैं 5 है तो बॉयज कितना है 1 है, क्योंकि सवाल में स्पष्ट कहा गया था कि 5/6 लड़कियां और बाकी लड़के हैं। अगर 6 स्टूडेंट हैं तो 5 लड़कियां हैं तो 1 क्या है लड़का है। फिर क्या कहा, यदि लड़कों की संख्या का 60% लड़के और लड़कियों की संख्या का 80% लड़कियां उपस्थित है। और हमें फोकस किस पे करना है, अनुपस्थित पे करना है। अगर 60% लड़के आते हैं तो कितने परसेंट लड़के नहीं आते, 40% नहीं आते। तो 1 का कितना निकालूंगा मैं यहाँ पर 40% निकालूंगा। ठीक है, ये तो लड़के नहीं आए। और लड़कियों कितना 5 का कितना परसेंट, 20%। कितना परसेंट, ये 80% तो क्या है प्रेजेंट है। तो एब्सेंट कितने हैं 20% है। तो कितना हो गया 20/100 हो गया। और बटा में यहाँ कितना कर दूंगा 6 और गुणा किससे कर दूंगा 100 से। ये 6 कहाँ से आ गया, ये रहा। टोटल कितने थे 6 थे। तो ये तो कितना आ गया यहाँ पर 0 से 0 काटा कितना आ गया 0.4 आ गया क्या, प्लस ये कितना आ गया 1, क्योंकि 20 पंजे कितना हो गया 100 और बटा कितना कर दोगे 6 गुणा किससे कर दोगे 100 से। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये कितना हो गया 1.4/6 मल्टीप्लाई बाई 100, हटा दो 0 लगा दो, 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 14 पंजे 70/3। तो ये हो गया आपका 23 तिया 69, 23 तिया 69, 23 कंप्लीट 1/3। इस सवाल का क्या होगा, सही जवाब होगा। और ये हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, तो यह हमें ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि यह सवाल आसान सवाल इसे मैं कहूँगा और ये आपको समझ में आ गया है। तो बिना विलंब किए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 202 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, पढ़ते हैं। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या के 60% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। 60% लड़के हैं और बाकी लड़कियां कितनी 40% है। लड़के और लड़कियों में जो रेशियो है कितना है 3:2 आया है। 60% बॉयज हैं तो 40% लड़कियां हैं। रेशियो में कन्वर्ट करने पे कितना आएगा 3:2 आएगा। ठीक है, यदि परीक्षा में 20% लड़के अनुत्तीर्ण हो जाते हैं और 65% लड़कियां उत्तीर्ण हो जाती हैं तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का प्रतिशत ज्ञात करो। हमें फोकस किस पे करना है, पास पे करना है, उत्तीर्ण पे करना है। अगर 20% लड़के अनुत्तीर्ण हैं तो कितने परसेंट लड़के उत्तीर्ण हैं 80% है। और लड़कियां पहले किस में दे रखा है उत्तीर्ण में दे रखा है, तो वहां तो कन्वर्ट करना ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की आप कोशिश करो। यहां पर हमने कहा कि 60% बॉयज हैं और 40% गर्ल्स हैं। ये गर्ल्स हैं और ये क्या हैं बॉयज हैं। रेशियो कितना आ गया 3:2 आ गया, 3:2 आ गया है। ये है छात्रों की संख्या। क्या है ये छात्रों की संख्या। अब इसमें कहा गया है हम निकालेंगे क्या यहाँ पर पास। तो पास यहाँ पर कितना है 80% है और ये कितना है 65% है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर एलिगेशन नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे डेविएशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पर डेविएशन, जो हमने पिछले वीडियोस में काफ़ी बार यूज़ किया है। या भी हम वही करेंगे। हम करेंगे क्या यहाँ पर कोई ना कोई एक आधार मान लेंगे। आधार हमने कितना मान लिया है 65% मान लिया है प्लस। अब आप देखो यहाँ पर 80 जो है 65 से कितना अधिक है तो 15 अधिक है। गुणा किससे कर दोगे 3 से कर दोगे प्लस। जब 65 माना तो ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लिखना है तो लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिवाइड किस में होगा कंप्लीट में कितने में होगा 5 में होगा। 5 ते कितना आ गया 15 आ गया। 3 ते कितना आ गया 9 आ गया। 65% प्लस 9% इज इक्वल टू कितना आ गया है 74%। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा तो आप कहेंगे 74% होगा। ऑप्शन डी होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये डेविएशन वाली जो बात है समझ में आ गई होगी। नहीं भी आई है तो एक और सवाल अभी आपके लिए बाकी है। आप देखिए नेक्स्ट सवाल, चिंता ना करें। देखो सवाल में क्या कहा गया है। सवाल में कहा गया है कि किसी घर में गेहूं का खर्च चावल के खर्च से 28 सही 4/7%, आप जानते हैं 2/7 होता है। कितना था 2/7 कम है। चावल का खर्च दाल के खर्च से 12.5% कम है, 1/8 कम है।
यदि गेहूं, चावल और दाल पर खर्च का क्रम से 9.5%, 17.5% और 12.5% बढ़ाया जाता है, जिससे कुल खर्च में 2700 रुपये की बढ़ोतरी होती है। ज्ञात कीजिए परिवार की आय कितनी है यदि खर्च के बावजूद उनकी बचत 1800 रुपये है। यानी कि खर्चे करने के बावजूद भी कितना बच रहा है, 1800 रुपये उनके पास में बच रहा है। तो चलिए करते हैं सवाल को। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की आप कोशिश करो। ये आप जानते हैं कितना होता है 2/7, ये जानते हैं कितना होता है 1/8। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपसे किसकी, गेहूं की। यहाँ बात करता हूँ किसकी, चावल की। यहाँ बात करता हूँ किसकी, दाल की। ठीक है, तो यहाँ पर कम है तो ये कितना है, अगर सवाल में लिखा है 2/7 तो इसका मतलब अगर ये कितना कौन है, गेहूं का खर्च चावल के खर्च से कम है ना, तो कितना है, कितना है 5, तो ये कितना है 7। भाई 2 कम है, चावल से कम है तो 7 था, 7 में से कितना गया 2, तो कितना बच गया 5। और ये कितना कम है 1/8। अगर ये दाल 8 है तो 1 कम होने पर चावल कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर ऑलरेडी कितना लिखा हुआ है 7 पहले से ही लिखा हुआ है। अगर यहाँ 7 लिखा हुआ नहीं होता तो हम यहाँ क्या करते, यहाँ पर रेशो को मर्ज करते। और रेशो मर्ज करना आपने सीख लिया होगा। अगर फिर भी रेशो मर्ज करना नहीं आता है तो जब टॉपिक पढ़ाया जाएगा रेशो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, तो वहाँ पर आपको रेशो मर्ज करना समझ में आ ही जाएगा। अगर आप उससे पहले चाहते हैं तो परसेंटेज में काफ़ी सवालों में रेशो मर्ज किया गया है, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको रेशो मर्ज करना भी आ जाएगा, चिंता ना करें। देखो तो उसके बाद में वृद्धि कितनी कर रहा है, ये यहाँ कर रहा है गेहूं में 9.5% की, यहाँ करता है 17.5% की, कितनी करता है यहाँ पर 17.5% की करता है, और यहाँ कितनी करता है 12.5% की करता है। ओवरऑल वृद्धि कितने परसेंट की हुई सब में, तो उसके लिए हमें वापस क्या लगाना पड़ेगा, डिविजन लगाना पड़ेगा। डिविजन जब लगाते हैं तो कोई आधार मानना पड़ेगा। आधार क्या मान लिया मैंने यहाँ पर 95% मान लिया, प्लस जब 9.5% जब आधार मानते हैं तो यह तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 17.5 9.5 से कितना अधिक है, तो आप कहोगे 8 अधिक है, और गुणा किससे करोगे 8 को 7 से, तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, प्लस 12.5 9 से कितना अधिक है 3 अधिक है, कितना अधिक है 3, और यहाँ गुणा किससे होगा 3, तो 3 गुणा होगा 8 से, 8 से कितना हो गया 24, और यह डिवाइड किस में होगा, सब में होगा। यह डिवाइड किस में होगा, सब में होगा। और जब ये डिवाइड सब में होता है तो 8 और 7 कितना हो गया 15, और 5 कितना हो गया 20, तो डिवाइड किस में होगा 20 से। ये कितना है 80, तो कितना आ गया 4। तो आप देखो 9 4 कितना हो गया 13.5। 13.5% क्या होगी, बढ़ोतरी हो गई। ओवरऑल जो वृद्धि हुई वो कितनी हुई है 13.5%। ये हमने कैसे निकाले, डेविएशन से निकाल लिया। डेविएशन मतलब क्या होता है, विचलन होता है, जो आपने पढ़ा होगा। 13.5% की बढ़ोतरी हुई है, और यहाँ बढ़ोतरी कितनी है 2700 की है। 13.5% किसके बराबर है, 2700 के बराबर है। हटा दो, 0 लगा दो। 1% इज इक्वल टू, तो आप कहोगे 2 बार गया 200, तो 100% इज इक्वल टू 100% इज इक्वल टू 20,000, 20,000। तो क्या है, खर्चा है। बचत कितनी है इसकी 1800 रुपये है। तो इसकी जो इनकम है, आय है, वो कितना अधिक होगी 1800 रुपया अधिक होगी। और इस प्रकार इस सवाल का सही जवाब क्या होगा 21,800 होगा। और मुझे उम्मीद है कि यह सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। हमारा जो आंसर होगा वह कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है विद्यार्थियों, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो सवाल नंबर 204, इस बार यानी कि प्रतिशत का ये आखिरी सवाल आपके सामने रख दिया गया है। और मुझे खुशी है इस बात की कि आप सबके सहयोग से ये सारे वीडियो कंप्लीट हो गए हैं, और जो लक्ष्य मैं लेकर चला था वो पूरा होने जा रहा है। तो क्या है सवाल, निश्चित द्रव्यमान पर एक गैस का दाब, यानी दाब मतलब प्रेशर की बात कर रहा है, उसके तापमान यानी टेम्परेचर की बात करता है। टेम्परेचर के क्या है, समानुपात है, तथा उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि तापमान का 40%, यदि तापमान को 40% और आयतन को, अच्छा तापमान को 20% बढ़ा दिया और आयतन को 20% कम कर दिया, तो दाब में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस सवाल में आपसे पूछना चाह रहा है। अब देखो एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ कितना है 40%, यहाँ कितना है 20%। 20 और 40 कितना हो गया 60 आ गया। हालांकि सभी के सभी यहाँ पर जो ऑप्शन है वो 60 से अधिक है, तो करना पड़ेगा। देखो कर देते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो आप समझने की कोशिश करो। क्या कह रहा है कि जो प्रेशर है वह टेम्परेचर के समानुपात है, और जो प्रेशर है वो क्या कहा गया है कि जो वॉल्यूम है उसके व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा, और मुझे कोई ना कोई यहाँ कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो P बराबर आप कहोगे KT/V, जो P बराबर क्या आ गया KT/V, T ये रहा,
V ये रहा, और मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, कांस्टेंट रख दिया, तो P की जो वैल्यू क्या आ गई है, KT/V आ गई है। अब ये तो अभी वर्तमान की बात कर रहा है ये। अब लिखता हूँ यहाँ पर P1, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर P1। P1 का मतलब अभी जो बढ़ाने के बाद वृद्धि और कमी करने का प्रेशर पर क्या इफेक्ट होगा वो देखते हैं। तो सवाल ने कहा है कि जो टेम्परेचर है उसमें कितना बढ़ा रहे हो आप, 40%। तो ठीक है, बराबर KT का कितना परसेंट, 40%, तो कितना हो जाएगा, 140/100 हो जाएगा, बटा वॉल्यूम को कितना कम कर रहे हो आप, तो वॉल्यूम कम कर कितना, 20%, तो कितना रह जाएगा, 80% रह जाएगा, कितना रह जाएगा, 80% रह जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये कितनी बार गया, जब 20 से काटोगे 4 से, ये कितनी बार गया, 7 बार गया। तो P1 इज इक्वल टू KT/V, जो कि ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर KT/V, और यहाँ कितना बच गया, 7/4 भी बच गया है। अब आप देखो KT/V की जो वैल्यू तो कितनी आई थी हमारे हिसाब से, P थी। KT/V का बराबर क्या है, P है, तो यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दो, तो P1 इज इक्वल टू 7/4P। क्या, P1 इज इक्वल टू 7/4P, तो 4 कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 4P1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7P आ जाएगा। अच्छा, P1 कितना है, 7, तो P का मान कितना है, 4। P क्या है, पहले का प्रेशर, P1 क्या है, अब का प्रेशर। तो P का मान अगर 4 है, यानी कि पहले कितना था, प्रेशर कितना था, 4, तो अब कितना बढ़कर हो गया है, 7। तो वृद्धि कितने की हुई है, 3 की हुई है, और 3 की वृद्धि किस पर हुई है, 4 पर, गुणा किससे कर दोगे, 100 से, और आंसर कितना बताओगे, 75%। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो आपको कहाँ मिलेगा, ऑप्शन ए में मिलेगा। और इस प्रकार हमने, मुझे उम्मीद है कि सवाल तो आपको समझ में आ ही गया होगा, नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, चिंता का कोई विषय इसमें है नहीं। तो चलिए, ये टाइप कंप्लीट हो गई है, और टाइप नहीं, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। जो प्रतिशत का टॉपिक हमने आज से लगभग 1 महीना पहले हमने शुरू किया था, और उस समय मेरा जो लक्ष्य मैंने बता दिया था कि मैं हर वैरायटी का सवाल शामिल करने की कोशिश की गई थी मेरे द्वारा, और मुझे लगता है, आपको भी लगता है कि यह कोशिश हमारी क्या है, सफल है, बिल्कुल सक्सेस है। ये जो भी हमें सफलता मिली है, इन सब में आपका बहुत बहुत सहयोग रहा। ये सहयोग आप मुझे आगे भी देता रहे। सहयोग क्या रहा कि आपने इसको लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया, जिससे कि मुझे लगा कि मेरा काम पसंद किया जा रहा है। और जब कभी भी हम कोई काम करते हैं और उस काम को लोगों द्वारा पसंद किया जाता है, तो काम करने की जो स्पीड होती है, तो जुनून होता है, वो अपने आप मन में आता है। तो बस आपको, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियो कंटिन्यू रखूं, तो आपको इतना ही काम करना है कि जो भी वीडियो हैं उन्हें आप अधिक से अधिक शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात, अभी ज़्यादा नहीं तो 29%, मैंने कल ही चेक किया था, 29% विद्यार्थी सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है, लेकिन नोटिफिकेशन पर आल का बटन क्लिक नहीं किया है, जिसकी वजह से उन्हें जब वीडियो आता है नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, जब आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो उसमें आपने नोटिफिकेशन में बेल आइकन पर आपने ऑल का बटन दबाया है या नहीं दबाया है, एक्टिवेट कर रखा है या नहीं कर रखा है। ये काम एक बार अवश्य आप चेक कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो जब भी हम लेकर आएंगे, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जब भी लाइव क्लास होती है तो आप कोशिश करिए लाइव क्लास अटेंड करने की, जिससे कि आपको बेनिफिट मिलेगा, उसका भी एक अलग ही मजा है। तो हमने ये जो परसेंटेज ये कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, इसके लिए मैंने अपने जो ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है मैथ्स में डॉक्टर मोनिश वर्मा, उस पर एक पोल क्रिएट कर रखा है, और उसमें मैंने 4 ऑप्शंस डाल रखे हैं, लाभ हानि अनुपात, अलजेब्रा और क्षेत्रफल। आप अपने हिसाब से मुझे बताइए कि कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, क्योंकि मैं मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक बनाऊंगा तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, मेरा ये मानना है। अगर मैं आपके इंटरेस्ट के साथ वीडियो बनाऊंगा, देखो सबके इंटरेस्ट तो हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम जो भी इंटरेस्ट, जो भी पोल में उसमें जो देखा जाएगा, बहुमत जिस भी ऑप्शंस का होगा, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो कम से कम उन विद्यार्थियों, तो वो जो विद्यार्थी अपना ऑप्शन वो चूज किए हैं, तो उनको तो इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। तो मेरा यही मानना है कि आपके इंटरेस्ट के साथ ही मैं अपना इंटरेस्ट दिखाऊं, जिससे कि आपको और मेरे को दोनों को बेनिफिट मिले। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही नया वीडियो लेकर, नया टॉपिक के साथ। तब तक आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।